मिसेस ओब्रॉय के 4 बेटे वरुण, सिद्धार्थ, देव और अखिल थे। वो चारों अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर थे। मिसेस ओब्रॉय ने नौकरानी के काम के लिए किसी को बुलाया था। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है और तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैडम, मैंने बीकॉम किया हुआ है और मैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है रामपुर गांव, वहाँ की रहने वाली हूँ। इतना सुनते ही मिसेस ओब्रॉय का पारा हाई हो गया। वो तुरंत खड़ी हो गई और उससे बोली, निकल जा यहाँ से गवार कहीं की। मैंने अपनी टीम को बोला था कि नौकरानी शहर की होनी चाहिए, ना कि गांव की। चल भाग यहाँ से। वो लड़की उससे कुछ बोल नहीं पाई और वहाँ से चली गई। इतने में मिस्टर ओब्रॉय वहाँ पर आ गए। ये क्या बदतमीजी है? अगर खाना बनाने वाली गांव की होगी तब तो और अच्छी बात है ना। गांव की लड़कियां अच्छा खाना बना लेती हैं। तुम्हें जैसी लड़की रखनी है रखो, लेकिन कम से कम किसी की इंसल्ट तो मत किया करो। तुम भूल गई कि तुम भी एक गांव की लड़की हो। मुझे अपने घर में गवार लड़की नहीं चाहिए, बस। इतने में घर की डोरबेल बजी। मिस्टर ओब्रॉय ने दरवाजा खोला, जिसे देखकर मिस्टर एंड मिसेस ओब्रॉय हैरान रह गए, क्योंकि उनके चारों बेटे शादी करके आए थे। आओ आओ बेटा, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। अच्छा हुआ तुम लोगों ने बेंगलुरु में ही शादी कर ली। मिस्टर और मिसेस ओब्रॉय ने अपनी बहुओं का गृह प्रवेश कराया और अंदर ले आए। वरुण, सिद्धार्थ, देव, अखिल, बहुओं का इंट्रोडक्शन तो दो। माँ, मैंने आपको फोन पर ही बताया था ना कि हम चारों ने बहुत संस्कारी लड़कियां पसंद की हैं। हाँ हाँ, मेरी बहुएं देखने में तो लाखों में एक लग रही हैं, लेकिन अपने घर परिवार के बारे में तो बताओ। हम लोग इतने भी मॉडर्न नहीं हो गए हैं कि एक दूसरे के परिवार के बारे में ना जान सके। माँ, अब आपकी बहुएं अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगी। अम्मा, हमारा नाम शीतल है। हमारे गांव का नाम है ढोलकपुर। अम्मा बाबूजी, हमारा नाम है सीता और हमें गोबर के उपले बनाना बहुत अच्छा लगता है। और अम्मा, हमारा नाम है मीना। हम बचपन से ही गाय भैंस चराते आ रहे हैं। गाय भैंस चराना हमको बहुत ही ज्यादा पसंद है। इससे पहले कि चौथी बहू यानी सावित्री कुछ बोल पाती, मिस ओब्रॉय ने उसे रोक दिया। बस करो, मुझे नहीं जानना तुम गवारों के बारे में और कुछ भी। इतना सुनते ही उसका बेटा सिद्धार्थ बोला, माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? अभी तो आप बहुत प्यार से बात कर रही थी, अचानक क्या हो गया? मैं बताता हूँ बेटा, तुम लोगों को तो पता ही है कि तुम्हारी माँ को गांव के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। इसीलिए तुम लोगों के इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। आज जितनी शिद्दत से गांव की लड़कियां प्रेम करती हैं, उतना शहर की लड़कियां नहीं करती। हम बाहर रहकर सब कुछ देख चुके हैं, इसीलिए इन्हें पसंद किया हमने, और हमने आपसे पूछकर ही शादी की, बिना पूछे नहीं की। पर तुम लोगों ने ये तो नहीं बताया था ना कि ये लड़कियां गवार है। क्या गवार गवार लगा रखा है तुमने? ये लड़कियां पढ़ी लिखी संस्कारी हैं। तुम क्या चाहती हो कि हमारे बेटे इन्हें तलाक दे दे और हमारी समाज में बदनामी हो? गुस्से में उसकी माँ अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मिस ओब्रॉय की एक सहेली और पड़ोसी रानी उनके घर आई, जो कि बहुत परेशान लग रही थी। मेरी तो जिंदगी नरक हो गई। अरे क्या हुआ रानी, अब तुझे किस बात की प्रॉब्लम? तेरे बेटे की शादी भी हो गई। इसी वजह से तो जिंदगी नरक हो गई है। अगर बहू अच्छी ना मिले तो जिंदगी नरक हो ही जाती है। मिस ओब्रॉय अपनी फ्रेंड रानी से बातचीत कर ही रही थी, तभी थोड़ी देर बाद मिस ओब्रॉय की चारों बहुएं चाय नाश्ता लेकर एक साथ वहां पर आ गईं। नमस्ते आंटी, पहले आप लोग चाय नाश्ता कर लीजिए, बाकी बातें बाद में कीजिएगा, क्योंकि हमारे देश के संस्कार हैं कि हमारे घर में जो भी मेहमान आए पहले जलपान करें, उसके बाद बातें। जीती रहो बहू। मिस ओब्रॉय, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, आपको तो बहुत संस्कारी बहुएं मिली हैं। इससे पहले कि मिस ओब्रॉय अपनी बहुओं की बुराई कर पाती, उतने में रानी की बहू शॉर्ट्स पहनकर अपनी सहेलियों के साथ उनके घर में घुस आई। सासू माँ, आप यहाँ गप्पे लड़ा रही हो? मैंने आपको बताया था ना कि मुझे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है। चुपचाप अपने घर में बैठिए, घर पर कोई नहीं है। बहू तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, घर का दरवाजा खुला पड़ा है, घर में चोर घुस जाए तो मुझे मत कहना। रानी बिना चाय नाश्ता किए वहां से उठकर अपने घर चली गई। देखा तुमने, रानी की बहू गवार नहीं है, वो शहर की है, पर वो कितना रिस्पेक्ट देती है अपने घर वालों को, वो तुमने देख ही लिया। पिताजी, बहू चाहे शहर की हो या गांव की, कौनो फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी गांव की बहू में भी बदतमीज निकल जाती है, तो कभी कभी शहर की बहू में भी बदतमीज निकल जाती है। मिसेस ओब्रॉय मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। शाम के वक्त चारों बहुएं बालकनी में खड़ी होकर बाहर का नजारा देख रही थी। बहनों, देखो ना कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनी हुई है, पर बाहर कोई नहीं दिखाई दे रहा। शहर में सब लोग घर के अंदर ही रहते हैं, खुले आसमान के नीचे कोई नहीं दिखाई देता। दिखाई तो दे रहा है, वो देखो ना, सांड घूम रहा है बाहर। हाँ, शहरों में जानवर आजाद घूमते हैं और इंसान घरों में जेल की तरह बंद रहता है। तभी उन चारों की नजर रानी की बहू पर गई। उसकी सहेलियां उसे छोड़कर चली गई।
वो नशे में लग रही थी तभी एक सांड ने उसे दौड़ा लिया। ये चारों बहुएं भागकर नीचे गई। सीता बीच में आ गई और सांड के माथे पर प्यार से हाथ रखा और वो सांड वहां से चला गया। थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचा ली, वरना ये सांड उठाकर अभी मुझे पटक देता। इतने में वहां पर चिंकी की सास रानी और मिसेज ओबरॉय भी आ गई। जुग जुग जियो बहू, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। बीच में तू आ गई लेकिन तुम चारों को सांड ने कुछ नहीं किया। माँ जी, हम चारों लोग जानवरों के साथ ही पले बढ़े हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि जानवरों का मूड कब खराब होता है और उनका मूड कैसे सही किया जा सकता है। बस प्रेम से हाथ रखो बिना डरे और वो चले जाते हैं। खैर, धीरे धीरे सभी मोहल्ले वाले बाहर आ गए। सभी ने उन चारों बहुओं की खूब तारीफ की। अगले दिन जब चिंकी का नशा उतरा तब वो चारों बहुओं से मिलने आई। आप लोगों को मैंने पहली बार देखा है। आंटी ने अपने चारों बेटों की शादी में मुझे बुलाया ही नहीं था। अब उन 4 गंवार बहुओं की दोस्ती चिंकी के साथ हो गई। एक हफ्ते के अंदर ही चिंकी का बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया। अब उसने दारू पीना बंद कर दिया और एक संस्कारी लड़की बन गई। एक रोज रानी मिसेज ओबरॉय से मिलने आई। मिसेज ओबरॉय, मैं आपकी बहुओं को धन्यवाद करने आई हूँ। जिसे मैं और मेरा बेटा नहीं सुधार पाया, उस लड़की को तेरी बहुओं ने सुधार दिया। ये देखकर मिसेज ओबरॉय को अपनी गलती का एहसास अब धीरे धीरे होने लगा था। बहू, मुझे माफ कर देना। मैं भी बचपन में गांव में ही रही हूँ, पर मेरे आसपास की जितनी लड़कियां थी सब बदतमीज थीं। इसीलिए मेरे अंदर ये बैठ गया था कि गांव की लड़कियां अच्छी हो ही नहीं सकती। पर तुम दोनों ने मेरे विचार बदल दिए। यहाँ तक कि रानी की बहू को भी तुमने बदल दिया, जिसे बदलना बिल्कुल नामुमकिन था। आप गलत बोल रही हैं माँ जी। हर इंसान अंदर से अच्छा ही होता है। भगवान किसी को बुरा बनाकर पैदा नहीं करता, लेकिन आसपास की सोसाइटी से इंस्पायर होकर वो भी वैसे ही ढलना चाहता है, इसीलिए वो बर्बाद हो जाता है। इस समाज ने चिंकी के अंदर जो भर दिया था, हमने बस उसे निकाल दिया और एक अच्छी चिंकी बाहर आ गई। सोसाइटी के सेक्रेटरी ने शाम को एक फंक्शन रखा है जिसमें हमारी बहुओं को सम्मानित किया जाएगा। सबने देखा था कि कैसे उस खतरनाक सांड से हमारी बहुओं ने महिला होने के बावजूद उसे बचा लिया, वो भी बिना उस सांड को कोई हानि पहुंचाए। शाम को पूरी सोसाइटी वालों की तरफ से उन चारों बहुओं को सम्मान दिया गया, जिससे ओबरॉय परिवार का नाम और ज्यादा रोशन हो गया। आज के बाद मिस्टर ओबरॉय की चारों बहुओं की दोस्ती सोसाइटी की हर लड़की के साथ होनी चाहिए, ताकि सभी के अंदर सोया हुआ संस्कार वापस आ सके। इस तरह से मिसेज ओबरॉय की गलतफहमी खत्म हो गई कि गांव की लड़कियां गंवार ही होती हैं। इसके बाद चारों बहुएं बहुत ही प्रेम के साथ अपने परिवार के साथ और पूरी सोसाइटी के साथ रहने लगी। सपना, प्रीति और भूमि की शादी शहर में बसे 3 भाइयों आलोक, प्राग और रौनक से हो जाती है। शादी करके तीनों जैसे ही अपने ससुराल आती हैं तो हाथ में आरती की थाली लिए उनकी सास जानकी उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी तीनों बहुओं, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। बड़ा सा ससुराल देखकर तीनों देसी बहुएं टशन में बोलती हैं, हाय दैया, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा घर है प्रीति। हाँ सपना, अगर ऐसा घर अपने गांव में होवे ना तो गर्दा गर्दा मच जाई। हमको तो अपनी आंखन पर विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारी शादी इतना बड़ घर में हुई है। उनकी बातें सुनकर उनकी ननद श्रुति कहती है, ओह गॉड, अभी इन्हें आए एक पल भी नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गंवारपंथी दिखानी शुरू कर दी। जरा अपने कायदे में रहकर बात करो ननद जी, आप हम तीनों बहनों के बारे में नहीं जानती हैं। अरे पूरे बनारस में हम तीनों बहनें अपने जुगाड़ूपन के लिए फेमस है, फेमस। ओहो, अब बस भी करो तुम ननद भाभी ने अभी से ही नोक-झोंक शुरू कर दी। चलो अब मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को उनके कमरे दिखा दो। अगले दिन सुबह तड़के 5 बजते ही तीनों बहुओं की आंख खुल जाती है और वो किचन में साफ सफाई पर लग जाती हैं। तभी उनकी ननद श्रुति किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों भाभियां मिट्टी से बर्तन घिस रही होती हैं। अरे मेरी मंद बुद्धि भाभियों, ये सब क्या गंद मचा रखा है? और तुम तीनों को नींद नहीं आ रही है क्या जो आधी रात को ये खटर पटर लगा रखी है? उक्का है ना ननद जी, हमरे गांव में तो सुबह 5 बजे सब जग जावत है और हमरे गांव में तो मिट्टी से ही बर्तन मांजते हैं। हाँ, इससे 2 फायदा है, एक तो बर्तन भी अच्छे से चमक जावत है और साथ ही साबुन के पैसा के भी बचत हो जात है। अरे पर ये तुम्हारा बनारस गांव नहीं बल्कि मुंबई शहर है, यहाँ ये सब जुगाड़ूपन मत दिखाओ और अपनी ये सब बचकानी हरकतें बंद करो प्लीज। श्रुति तीनों जुगाड़ बहुओं को झड़प कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब वो तीनों किचन में खाना बना रही होती हैं कि तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है। अरे मोरी मैया, ये चूल्हा तो लगता है बिता गया। अरे बहू, रोटियां बन गई हो तो जल्दी से ले आओ। अरे बाप रे, अब क्या होगा?
हमको जल्दी से अपना कोनो जुगाड़ लगाना होगा। तभी उनका ध्यान पूजा घर में रखी लकड़ियों पर जाता है। बस फिर क्या था, वो 4 ईंटें लेकर आती हैं और उसका चूल्हा बनाकर उसमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती हैं। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ धुएं धुएं की स्मेल आ रही है। सही कहा भैया। तभी उन सबकी नजर किचन में से निकल रहे धुएं पर जाती है। सभी दौड़ते हुए किचन में जाते हैं। अरे मेरी भोली बहू, जब किचन में गैस सिलेंडर है तो फिर तुम तीनों चूल्हा क्यों फूंक रही हो? सासू माँ, आपका सिलेंडर तो कब का बाय बाय बोल गया, इसीलिए हम जुगाड़ लगाकर चूल्हा जलाई लिए। वो सब तो ठीक है मेरी जुगाड़ू बहू, मगर तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से उठा कर ले आई? सासू माँ, ये तो हम पूजा घर में रखी लकड़ियाँ लाए हैं। अपनी जुगाड़ू बहुओं की हरकतें देखकर जानकी कहती है, अरे बैल बुद्धि बहुओं, वो तो चंदन की लकड़ियाँ थी जिसे मैंने हवन के लिए मंगवाया था, और तुमने चंदन की लकड़ियाँ रोटी सेकने में फूंक दी। ओहो, अब जो हो गया सो हो गया सासू माँ, अब हमको माफी दे दियो। इतना कहकर तीनों बहुएं माफी मांगकर मामले को ठंडा कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो गिलास में रखा जूस रौनक के फोन पर गिर जाता है और उसका फोन भीग जाता है। ओह नो, आज ही मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था और आज ही इस फोन को भी खराब होना था। शॉप वाला तो इसे रिपेयर करने में 2-3 दिन का टाइम लगा देगा। अरे पति देव, अपना फोन हमको दो, हम अभी इसे बिना पैसा खर्च के ठीक कर देंगे। अरे मेरी गवार भाभी, इस फोन को जुगाड़ की नहीं बल्कि दुकानदार की जरूरत है। अब अपनी कोई जुगाड़पंती करके भैया के इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना। इसके बाद श्रुति उस फोन को कपड़े से पोंछकर कुछ देर धूप में रखकर फिर उसे चावल के कनस्तर में डाल देती है और ठीक 1 घंटे बाद फोन रौनक को देती है और टशन मारते हुए अपनी ननद से कहती है, क्या हुआ ननद जी, भेजा चक्रा आ गया का हमार जुगाड़ देखकर? अरे वाह भूमि, तुमने तो सचमुच में 1 घंटे के अंदर ही मेरा फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। देखा हमरा कमाल, फोन भी झट से ठीक हो गया और पैसा भी बच गया। अरे जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहू, आज तो सचमुच तुमने बचत करके सर्वगुण संपन्न बहुओं वाला काम किया है। हाँ सचमुच, तुमने तो कमाल कर दिखाया। रौनक और सास के मुंह से तारीफ सुनकर उन तीनों बहुओं को शह मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सपना वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है तो अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हो ही गवा, अब क्या करें? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच सपना, ताकि अपना कामो बन जाए और हमरे पैसे भी बच जाए। सपना ये सोच ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान अपनी सोसाइटी के पार्क में लगे खजूर के पेड़ पर जाता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमरे दिमाग में। सपना सोसाइटी के पार्क में जाती है और खजूर के घने पत्तों को तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ गार्ड आकर गुस्से में बोलने लगता है, अरे ओ बॉडम औरत, इन पेड़ों को क्यों तोड़ने में लगी हुई हो? अरे ओ चौकीदार बाबू, अगर ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो हम देंगे तो को एक उल्टे हाथ का, समझे? और वैसे भी ये पार्क तो हर बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर सपना खजूर के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आती है और उससे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी जानकी गुस्से में तिलमिलाते हुए उस पर बिगड़ते हुए कहती है, क्यों रे सपना बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आई है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है जिसे हमने खजूर की टहनियों से बनाया है। अरे वाह सपना, तूने तो कमाल कर दिया, भाई मान गए तुझे, छा गई तुम तो। अरे चुप करो तुम तीनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा? तुम तीनों की जुगाड़पंती ना एक दिन सोसाइटी वालों के सामने हमारी धज्जियां उड़ाकर रहेगी। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिर एक सुबह प्रीति नाश्ता लेकर गुनगुनाते हुए अपनी ननद के कमरे में आती है। लगाई ले तू जब लिपस्टिक, जिला टॉप लागे ले, ओ जिला टॉप लागे रे। अरे ननद जी, ई लो नाश्ता पानी कर लो, दफ्तर खाली पेट ना ही जाना। हाँ, टेबल पर रख दो भाभी, अभी तो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने के बाद श्रुति नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसी शाम काफी भयंकर बारिश होती है। अरे प्रीति, तुम मेरा वाला कुर्ता पजामा प्रेस करके रख देना, कल मैं ऑफिस वही पहन कर जाऊंगा। जी हमरे बलमा। इतना कहकर प्रीति अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसका हेयर ड्रायर लाकर उससे अपने पति के कपड़े सुखाने लगती है, लेकिन तभी उसे तेज बिजली का करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे मोरी मैया, मर गई रे मर गई,
कौनो हमको तनिक बचाओ तो। सभी भागते हुए अंदर आते हैं और श्रुति जल्दी से बोर्ड का स्विच बंद करती है। अरे ये सब कैसे हुआ? प्रीति उसे सारी बात बताती है और श्रुति उन्हें खूब सुनाती है। भाभी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, आज अपनी बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी जान तक भी जा सकती थी। मैं कहती हूँ अब तो अपनी इन जुगाड़पंतियों से तुम तीनों बाज आ जाओ, नहीं तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। श्रुति बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बहू इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, और जिसका काम वो उसी को साजे, कोई दूजा करे तो बुद्धू बाजे। हमको समझ आ गया सासू माँ, अब हम कोनो भी काम में जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ननद और सास की बातों से उन तीनों को अक्ल आ जाती है और वो तीनों अपनी जुगाड़पंती छोड़कर अपनी ननद और सास से शहरी तौर तरीके सीख लेती हैं और वो तीनों अपने ससुराल के रंग में ढल जाती हैं।